गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज है डे 3। जैसे कि हमने पिछली क्लास में जो हमारा सरफेस था, राइट, इसको हमने एनालिसिस किया था और इसमें कुछ ऐड किया था। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, हमने पिछली क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस करे थे और हमने इसको सिलेक्ट करके जो हमारे पास ये ऐड लीजेंड हमने ऐड किए थे और यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टी देखी। तो उसमें हमारी एक या दो पेंडिंग थी पिछली क्लास में, जो आज हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको करना क्या है कि यहाँ सरफेस प्रॉपर्टी में जाना है और सरफेस प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पे क्या लेना है, जो भी आपको देखना है। फॉर एग्जांपल एक वाटर शेड्स होता है। वाटर शेड्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ, वाटर शेड आप जानते क्या होता है? मैं पेंट खोल के आपको अच्छे से सिखा सकता हूँ कि वाटर शेड किसको बोलते हैं। पेंट क्या होता है कि हमारे पास एक रिवर होती है और हमारे पास अलग अलग जगह से पानी आके इसमें मिल जाता है। तो ये हमारी रिवर होती है ना, ऐसे रिवर में पानी चल रहा होता है इस तरह से, और यहाँ अलग अलग हिल एरिया में अलग अलग जगह से पानी आता है और इसके अंदर ऐसे इकट्ठा होता है। तो यहाँ पर कितना पानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना स्पीड है, कितना टाइम ले रहा है, राइट, कितने का पानी, जैसे बारिश हो रही है तो कितना टाइम रिकॉर्ड होता है, वो सब स्टडी किया जाता है। ठीक है ना, इस तरह से। और कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जैसे गड्ढे बने होते हैं तो पानी जब आता है तो वो कुछ पानी इसी के अंदर वेस्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, तो वो चीज़ भी कंसीडर की जाती है। तो ये जो अलग अलग जगह से जो ये पानी आता है जो अपने पाथ से, तो इनको वाटर शेड बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको स्टडी करते हैं हम। तो यहाँ पे हमने एलिवेशन में क्या लिया है, वाटर शेड्स, और यहाँ पे हमने इसको क्या कर लेना है, हो गया रन, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। क्लियर आपको? बट शो नहीं हो रहा ना अभी। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एडिट सरफेस स्टाइल में जाके आपको क्या ऑन करना है, वाटर शेड। तो क्या आपको कहीं वाटर शेड नजर आ रहा है? और बाकी की चीज़ क्या कर देनी है, ऑफ, ताकि हम उस पर फोकस कर सकें। ठीक है, अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये देखो, टाइप मल्टी ड्रेन, आईडी नंबर 12 और एरिया इतना। ठीक है, तो ये सारे इसमें वाटर शेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लीजेंड ऐड करना है, इसका ऐड लीजेंड, तो यहाँ पे वाटर शेड में जाओ और डायनामिक जहाँ रखना वहाँ क्लिक करो। ये आपकी वाटर शेड की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। क्या ये आपको समझ में आया? अब देखो, ये जो डेटा है ना, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट जो होते हैं या डैम बनाने वाले जो होते हैं, उनके लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल डाटा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सारी स्टडी करते हैं ना पूरे एरिया की, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मेन हमारा एजेंडा क्या था कि भाई हमें सरफेस कैसे बनाना पॉइंट से इंपोर्ट करके, और इंपोर्ट करने के बाद आपको कैसे उसको एनालिसिस करना है, 4-5 तरीके जो मैंने आपको बताए, प्लस ऐड लीजेंड कैसे ऐड करना है। तो क्या ये आपको क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है अलाइनमेंट्स। क्या नाम है? अलाइनमेंट डिजाइन। Mainly two types of alignment, that is, first one is horizontal alignment and second one is vertical alignment। दो तरह की अलाइनमेंट होती है। आपको ये पिक्चर देख के समझ में आ जाएगा, जब हमारा रोड इस तरह से होता है तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और जब रोड इस तरह से ऊपर नीचे होता है तो इसे बोलते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। तो ये चीज़ हमने सीखनी है, राइट। तो मेनली क्या होता है कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है वो टू टाइप से होता है, एक इनडायरेक्टली और एक डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है, तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हो, मैंने लिखा भी हुआ है अलाइनमेंट में, सी फर्स्ट मेथड टू क्रिएट एन अलाइनमेंट यूजिंग अलाइनमेंट लेआउट टूल्स, और सेकंड मेथड क्या, टू क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम, तो ये मेरा फ्रॉम ऑब्जेक्ट वाला मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, ओके। तो इसको सीखने के लिए हम क्या करेंगे अभी, चलिए
सिविल 3D ऑन करते हैं। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको होम बटन में जाना है और यहाँ पे एक पॉली लाइन लेनी है और पॉली लाइन से आपने इस तरह से रोड बना देना। यहाँ पे एक तरह से हमने क्या बना दिया, ठीक है। अब रियलिटी में रोड कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना शार्प कट थोड़ी ना होता है, जो भी मोड आता है तो वो राउंड होता है कर्व जैसे, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आपको अलाइनमेंट में जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या बता रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर इनडायरेक्टली मेथड। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अलाइनमेंट में जाना है, क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट जाना है, आपको फिर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर एक बार एंटर बटन प्रेस करना है। अब ये पूछ रहा है कि भाई डायरेक्शन आपको नॉर्थ से साउथ ही चाहिए, या देखो जब भी आप रोड बना रहे हो तो आपको इतना तो पता होता है ना कि हमें साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो अगर तो आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं तो ये तो डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है। बट अगर आपको अपोजिट जाना है तो आपको बस रिवर्स पे क्लिक करना पड़ेगा, तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। बट फिलहाल मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है तो मैं बिना रिवर्स पे क्लिक करे एंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद आप अलाइनमेंट को क्या नाम देना चाहते हो, तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। फिलहाल मैंने अलाइनमेंट क्या नाम दे दिया, 1। टाइप सेंटर लाइन, कि भाई जो हम बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, रोड की सेंटर लाइन बना रहे हैं। और लेबलिंग होता है इसमें मेन, तो अलाइनमेंट लेबल सेट, तो उसको ऑल कर दो ताकि एक बार तुम्हें ये देखना कि भाई सब कुछ दिखा जो जो ये दिखाता है। अब यहाँ पे आप ये जो 200 ले रहे हो, ये लेना ना लेना एक ही बात है, क्योंकि पूरा रोड कभी ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि जितने भी ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर लगेंगे वो सेम रेडियस के हो। कई बार शार्प कट होता है, कई बार लॉन्ग होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इरेज एग्जिस्टिंग एंटिटीज का मतलब होता है कि जो ये लाइन आप देख रहे हो इसको आपने इसी को कन्वर्ट करना है, तो ओरिजिनल रखनी है या नहीं रखनी है। तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगी कर्व में, तो आप इसको इरेज कर रहे हो। अगर आप ये ऑप्शन हटा दोगे तो कर्व भी आ जाएगी प्लस ये लाइन भी रहेगी, दोनों रहेगी, तो कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए हम इसे ऑन रखेंगे। तो ये आपको समझ में आया? हाँ जी सर। ओके, यहाँ पे ओके कर देंगे हम इसके बाद। तो देख रहे हो कुछ जगह पे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है, कुछ जगह पे स्ट्रेट आ रहा है। तो चलिए ये जो लेबलिंग हुई है इसको हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। डिजाइन स्पीड 60 मीटर पर आवर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ इस रोड पे आपको चलने के लिए सेफ्टी पर्पज से जो स्पीड है वो 60 की रखनी है। अगर आप ज़्यादा स्पीड रखोगे तो इट कॉज टू एक्सीडेंट, ठीक है। उसके बाद ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1 लिखा है, तो ये आपका तो दो तरह के स्टेशन होते हैं, एक होता है माइनर स्टेशन, एक होता है मेजर स्टेशन। तो मेजर स्टेशन पे नाम लिखा हुआ आ रहा है जैसे 1, लेकिन माइनर पे सिर्फ एक मार्क लगा हुआ है, लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो माइनर मेजर, माइनर मेजर, माइनर मेजर, कैसे चल रही है गिनती, 0.5 1, फिर 1 के बाद 1.5, फिर 2, फिर 2.5 कुछ पे नहीं, फिर 3, फिर 3.5 पे नहीं आएगा, 4 पे आएगा। एक तो ये चीज होती है इसमें। फिर ये आपका जैसे जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसमें लिखा ना जैसे STA, हाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका, और इसमें स्पीड भी हमारी गिवन होती है, ठीक है। फिर आपका ये जैसे है ना PC होता है पॉइंट ऑफ कर्वेचर, PC क्या होता है, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, और ये आपका मिड पॉइंट होता है कर्वेचर का, ठीक है। और ये होता है आपका PT पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो स्टार्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, एंड पॉइंट। अब यहाँ पे ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये 1 + 73.78 है, लेकिन यहाँ पे देखो अलग वैल्यू 3.54547 है ना। तो इस तरह से ये अलग अलग वैल्यू होती है, और इस तरह से ये हमारा रोड जो है ये बन जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो इसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैलकुलेट करना या डिजाइन स्पीड को कैलकुलेट करना, तो ये आगे हमारा फिर डिटेलिंग में आएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो ये हमने सीखा है इनडायरेक्ट मेथड, राइट। तो इसमें देख रहे हैं हम कि डिजाइन स्पीड और ये सब है।
इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो इसमें एक डिज़ाइन स्पीड और एक ये जो रेडियस होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर का, तो इनमें ना हमें जैसे अगर स्पीड मेंटेन रखनी है तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज करना पड़ता है। और अगर आपको जैसे क्या होता है कि हम कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी चला भी नहीं सकते, कई बार क्या होता है कि शार्प कर्व आते हैं, तो हमें जो डिज़ाइन स्पीड होती है हमारी वो वेरी करती है। तो उस मामले में फिर हमें क्या होता है कि डिज़ाइन स्पीड चेंज करनी पड़ती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चेंज करना पड़ता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि भाई एक ही पूरी स्पीड में आपने पूरा रोड क्रॉस कर दिया, राइट। और इसमें ना कुछ रूल रेगुलेशन भी होते हैं जैसे आपके आईआरसी के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैंने यहाँ पे जैसे इस ग्रीन लाइन को सिलेक्ट किया, तो आपके पास यहाँ पे एक डिज़ाइन क्राइटेरिया एडिटर आता है। तो यहाँ पे आप अलाइनमेंट में जैसे आप देख सकते हो मिनिमम, यहाँ पे देखो अगर सुपर एलिवेशन 4% है, तो अगर स्पीड 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ना हम अपनी मर्जी से नहीं कुछ भी जैसे स्पीड डाल सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये जैसे 15 पे ये है, और अगर सुपर एलिवेशन हम 6% लेते हैं तो देखो यहाँ पे आप ये देखो इसमें 70 की अगर आप स्पीड ले रहे हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो 2042 है, राइट। और अगर सुपर एलिवेशन 4 में अगर हम बात करें तो इसके अंदर जैसे इस तरह से वेरी कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ें हमारी हैं जो इसमें चेंज होती है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखो स्पीड 10 है, 15 है, उसके बाद 11 12 तो है ही नहीं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे 25 है, डायरेक्ट 30 है, तो बीच में 26 27 नहीं है। तो ना एक टेक्निकल इंटरपोलेशन मेथड होता है, तो उस मेथड से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ये आपका जैसे टेक्निकल जैसे हम डिग्री में पढ़ते हैं इंटरपोलेशन मेथड, उसमें क्या होता है कि जैसे 55 हमारे पास है, 60 हमारे पास है, तो बीच का निकालना है तो इंटरपोलेशन मेथड यूज होता है। तो ये आपका सुपर एलिवेशन के हिसाब से स्पीड और रेडियस का इसमें पैरामीटर दे रखा होता है आईआरसी कोड के अकॉर्डिंग, राइट। तो चलिए ठीक है, ये हमने जो मेथड सीखा है ये हमारा था इनडायरेक्ट मेथड इन हॉरिजॉन्टल। अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड के बारे में बताता हूँ। डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हो कि जब भी आपको जैसे वो बनाना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपके पास, आप इसको पहले डिसलेक्ट कर दीजिए जो आपने सेलेक्ट कर रखा है एस्केप करके। तो अलाइनमेंट के अंदर आपको जाना है, अलाइनमेंट क्रिएशन टूल। इसमें क्या होगा, इसमें तो आपने पॉली लाइन बनाई थी और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया था, राइट, यहाँ इस वाले मेथड से फ्रॉम ऑब्जेक्ट से। लेकिन जो सेकंड मेथड है डायरेक्ट मेथड, इसमें अलाइनमेंट क्रिएशन टूल में आप जाएंगे और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल अलाइनमेंट 2, राइट, सेंटर लाइन, ठीक है। लेबलिंग जैसे हमने पिछले वाले में जो इनडायरेक्ट मेथड था उसमें ऑल किया था, राइट। बट इस बार मैं अलाइनमेंट लेवल सेट के अंदर है ना सिर्फ मेजर एंड माइनर ओनली कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको कि मैं ऑल क्यों नहीं कर रहा। ओके कर देता हूँ और अब यहाँ से मैं क्रिएट करना स्टार्ट करता हूँ इसको। यहाँ पे देखो ये हमारे मेथड आ गए ड्रॉ करने के, अलग अलग मेथड्स होते हैं, ये देख रहे हो आप यहाँ पे स्क्रीन पे। इसको हटा देते हैं, हाँ ये आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इसमें ना काफ़ी सारे मेथड है, तो अभी मैं सारे 1 बाय 1 करवाऊंगा, एक साथ करवाने में कंफ्यूजन होएगी। तो यहाँ पे एक हमारे पास मेथड है टेंजेंट टेंजेंट नो कर्व, तो इसमें कर्व नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो आप ये ले लीजिए टेंजेंट टेंजेंट विद कर्व, इसमें आप कर्व भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो मैं रोड बना रहा हूँ इसमें, तो आप देख रहे हो कि भाई जो कर्व है वो साथ के साथ आ रही है, ठीक है। इस तरह से जैसा आपने रोड बनाना है ऐसे बना दो और एंटर दबा दीजिए। अब इसमें नोटिस करने वाली बात ये थी कि देखो ये हमारा मेजर है 0, फिर उसके बाद हमारा ये 1 पे आ रहा है और 0.5, देखो वही मेजर माइनर वही आ रहा है इसके अंदर लेबलिंग, और कुछ आ भी नहीं रहा। ये मेजर है जो ये हो रहा है और जो इसके बीच में हाफ है वो माइनर है, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि मैंने बोला था कि भाई ऑल लेबलिंग, देखो जितना डेटा जो आप लेबलिंग है उसमें कम चूज करोगे ना उतना नीट एंड क्लीन आपका जो भी है प्रोजेक्ट वो बनेगा। बट अगर आप ज़्यादा उसमें डिटेलिंग डालोगे ना तो वो डिटेलिंग से ना फिर हमारा जो नीट एंड क्लीन डायग्राम नहीं बनता उससे, ठीक है। तो हमें जैसे कम से कम ही इसमें लेबलिंग करनी चाहिए। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड। ये आप देख सकते हो जैसे 22 23 और ये आपका हो जाएगा जैसे 22.5 इस तरह से। तो अगर आप ऑल करेंगे इसके अंदर जैसे लेबलिंग अगर आप ऑल करते हैं तो फिर इसमें क्या होगा,
आपके जैसे इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर है और कोड लेंथ है, राइट। तो इसमें क्या होता है, कोड लेंथ हम किसको बोलते हैं, जो इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन बनेगी उसे हम कोड लेंथ बोलते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि ये सारे ना मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, मतलब आप एक पैरामीटर चेंज करोगे ना तो मतलब बाकी के पैरामीटर भी चेंज हो जाते हैं। पहले ये काम हमें मैनुअली करना पड़ता था, उसमें क्या होता था कि थोड़ा सा भी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर या कुछ भी हमें चेंज करना होता था ना तो उसके चक्कर में हमें सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ती थी। लेकिन सिविल 3D क्या करता है कि इसमें ऑटोमेटिकली वो अपने आप कोड के हिसाब से आप एक वैल्यू चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल रेडियस चेंज करोगे तो लेंथ और डेल्टा एंगल अपने आप चेंज हो जाता है। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं कैसे बता रहा हूँ कि सिविल 3D कैसे चेंज करता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो एक ऑप्शन आता है आपके पास ज्योमेट्री एडिटर। तो ये आपको ज्योमेट्री एडिटर ऑलरेडी ओपन है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आपका यहाँ पे ओपन है। अगर ये यहाँ पे ओपन ना भी हो रखा हो तो आप इसको एक बार सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर लेना तो ये खुल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बुक जैसा सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा, अलाइनमेंट ग्रिड व्यू, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे बड़ी स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी लाइन है कौन सी, यहाँ पे डायग्राम में दिखनी भी तो चाहिए ना। देखो जैसे ये हाईलाइट हो रही है क्योंकि आपने इस कर्व को हाईलाइट किया। अगर आप इस कर्व पे क्लिक करते हो तो ये वाली हाईलाइट हो रही है, उससे ऊपर एक छोटी सी लाइन दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की, देखो ये वाली लाइन है वो, राइट। और आप इसमें ये देखो कि ये सब लॉक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने इस कर्व को ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, आपको ना पहले चेंज करने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अनलॉक करना पड़ेगा क्योंकि अभी लॉक है ना। तो इसमें ये बेनिफिट है कि अगर आपको जैसे यहाँ पे ये देखो अनलॉक कर दिया आपने, अब आप देखो रेडियस है 220.70, ठीक है, और ये लेंथ है आपकी, ये रेडियस है। और अगर आप एक चीज चेंज करके देखो, जैसे 200 है, आप है ना 200 की बजाय आप यहाँ पे 150 करके देखो। तो ये बेनिफिट है सिविल 3D में कि अगर आप एक वैल्यू चेंज करते हो तो उसके रिस्पेक्ट में आपकी दूसरी वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे नोटिस करो, ये देखो कोड लेंथ जैसे आपकी चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 150 है ना, तो यहाँ पे देखो 165 आ रहा है और यहाँ 157 आ रहा है। और इसको मैं 150 को कर देता हूँ 80, एंटर कर देता हूँ। तो ये देखो पहले यहाँ 165 लिखा था ना लेंथ में, अब 82 हो गया। तो ये बेनिफिट है सिविल 3D का कि ये सारे जो पैरामीटर्स होते हैं ना, जैसे कि लेंथ, रेडियस और कोड लेंथ, डिग्री ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो इसमें ये हमें बेनिफिट मिलता है कि अगर हम एक चीज के पैरामीटर को चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से IRC कोड के हिसाब से बाकी पैरामीटर भी इसमें चेंज हो जाते हैं। और चेंज करने के बाद आपको दोबारा इस लॉक बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो और ये जितनी भी जो लाइनें और कर्व आ रही है ना वो इसी के अंदर हाईलाइट होंगी। जैसे आप 5th नंबर पे सिलेक्ट करोगे तो ये वाली सिलेक्ट हो जाएगी। इसे हमें पता चल जाता है कि आप यहाँ पे किसकी बात कर रहे हो, राइट। तो ये इसका बेनिफिट है कि अनलॉक करके आप पैरामीटर्स जो हैं एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं इसमें। ये बेनिफिट हमें इसमें मिलता है। अदरवाइज पहले क्या होता था कि एक थोड़ा सा चेंज करने पे हमें इतनी सारी कैलकुलेशन कोड में सर्च करके एक एक करके चेंज करनी पड़ती थी। So this is your direct method in horizontal alignment and this is indirect method in horizontal alignment. Next class में हम vertical alignment शुरू करेंगे। Thank you so much.